अंकिता जी को 2 टाइम कैंसर डायग्नोस हो चुका है, तो हम इनसे पूरी जर्नी पूछेंगे और इनका एक्सपीरियंस, इनका जो न्यूट्रिशन का जो इनका खुद का एक एक्सपीरियंस है, खाने-पीने को लेकर, वो कुछ हमें ऐसी बातें बताएँगी जो हमारे लिए उपयोगी होंगी। हम जैसे कैंसर सर्वाइवर और जो भी पेशेंट हैं जो इस डिज़ीज़ से निकल रहे हैं या ट्रीटमेंट में हैं, उन सब के लिए उपयोगी होगा और हम इनसे पूछेंगे सेकंड टाइम इनको कैसे पता चला, सब कुछ इनकी जर्नी से हमें पता लगेगा। तो स्वागत है अंकिता जी आपका मेरे इस सेशन में। तो अंकिता जी सबसे पहले तो आप अपनी शुरुआत से बताइए, आपको कैसे पता लगा, कौन से ईयर में पता लगा आपको? हाँ, मुझे पहले 2021 14 अगस्त को पता चला। तो मुझे हल्का एक लम्प, छोटा-सा एक लम्प फ़ील हुआ। तो पहले मुझे पता नहीं था कि मे बी बिनाइन हो सकता है एट द एज ऑफ 47, ओके? 47 इयर्स ओके, में। तो मैं चेंबर से लौटी, तो मुझे लगा छोटा-सा एक लम्प है। तो मैंने ओके, रात को हस्बैंड को बताया कि ऐसा बात है। तो वो बोले कि हुँ, इमीडिएट डॉक्टर के पास चलते हैं कोलकाता में। तो नेक्स्ट डे मेरे बेटे का बर्थडे था 15 सितंबर को। तो मैंने बोला कि उसका बर्थडे मना लेते हैं, फिर 16 को हम लोग जाते हैं। तो 16 सितंबर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो बेटा उसी टाइम बहुत मतलब अपसेट हो गया, वो लम्प देखा तो। फिर मैंने बोला देखो, हमको लग रहा है कि ये कैंसरस ही है क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है। हुँ, बट मुझे पहले ना कोई पेन जो मतलब सिम्पटम्स है ना, निपल रिट्रैक्शन, निपल अंदर जाना या फिर डिस्चार्ज निपल का या कोई पेन, नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। इवन मैं क्लिनिक जा रही थी, वीकनेस थोड़ा-सा था। ये था ओके, क्योंकि मैं जो पहले मतलब 7-8 डाइट चार्ट देती थी, तो मेरा धीरे-धीरे 4 देती थी ना, तो मैं बहुत टायर्ड हो जाती थी। तो फिर मैंने क्लिनिक में भी अपने जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों से ये किया, तो वो बोले तुम्हारा प्रेशर थोड़ा हाई है, तुम प्रेशर का मेडिसिन लो। तो फिर वो मैंने लंप देखा, तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग 16th को हम लोग डॉक्टर के पास गए, यहाँ कोलकाता में गौतम मजूमदार डॉक्टर। तो वो मुझे ओके, बहुत उनका मतलब पेशेंट रहता है, तो वो मुझे देखे, देखकर बोले जस्ट वो मुझे कितना 3 टू 4 मिनट्स देखे होंगे, देख के बोले कि टेस्ट कराना है नेक्स्ट डे। तो वो पूरा लिख दिए, बायोप्सी, मैमोग्राम और ब्लड टेस्ट्स। तो फिर ओके, हम लोग 17 सितंबर को ही हम लोग टेस्ट कराने चले गए। मैमोग्राम किया, बायोप्सी किया, तो जो भी ब्लड टेस्ट था डन। फिर वो ओके, रिपोर्ट तो आप जानते हो 7 डेज़ बाद बायोप्सी का आता है। हुँ, हुँ, तो मुझे तो पता ही था यही होगा, बार-बार टच कर रही थी तो ज़रा-सा भी मूवेबल नहीं था। तो बेटा को भी ओके, पता चल गया कि यही है। हुँ, सो फिर सेव तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं भी हो सकता, बिनाइन भी हो सकता है। तो हम हुँ, कुछ नहीं बोले उनको, अब लेट्स देखते क्या होता है। तो फिर आया रिपोर्ट, 24th को रिपोर्ट आया, तो मेरे हस्बैंड हमको बताए नहीं कुछ। तो बोले मुंबई जाना है। तो हम बोले हमको पता है रिपोर्ट आ चुका है, मेरा इन्वेसिव डक्ट कार्सिनोमा ही आया है। ज़रूर यही होगा इसलिए अब नहीं तो क्यों मुंबई जाएँगे हम लोग। हुँ, तो हुँ, फिर मेरा बेटा भी बोला मम्मी मुंबई जाना है, टाटा मेमोरियल जाना है। तो हम बोले देखो मेरे को रिपोर्ट तो एटलीस्ट मुझे दिखाओ। तो मैंने रिपोर्ट देखा तो बोले देखिए ये ग्रेड 3 है, टीएनबीसी हुँ, है और आरबी स्कोर एक होता है 3+3 करके वो 9 है। तो वेरी हुँ, एग्रेसिव। हुँ, तो मेरा बेटा भी बोला हाँ मम्मी बहुत एग्रेसिव है, क्या करोगी यहीं कोलकाता में कराओगी या मुंबई? तो हम बोले देखो मुंबई में एक अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो टाटा में हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए। तो वो बोले आ जाओ बट टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा ही। तो फिर हम लोग कोलकाता में डॉक्टर के पास गए सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर गौतम मजूमदार ने बोला कि उस टाइम पूजा का टाइम था ना सितंबर-अक्टूबर, तो वो बोले कि पीयरलेस में एडमिट हो जाओ तो हम सर्जरी कर देंगे, लंपेक्टमी होगा। फिर हम लोग घर में आए, घर में आके सोचे कि यहाँ पे सर्जरी करेंगे तो वो तो सिर्फ बोले लंपेक्टमी करेंगे, वो तो कुछ बोले नहीं कि सेंटिनल नोड बायोप्सी करेंगे। नहीं तो मेरा लिम्फ नोड्स अगर टच किया होगा, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है। तो फिर मुझे हुँ, अच्छा हुँ, नहीं लगा, तो हम बोले चलो मुंबई ही चलते हैं, अब जो होगा। तो बेटा भी ज़बरदस्ती करने लगा कि मम्मी तुम और पापा चले जाओ, हम यहीं पे रहते हैं। क्योंकि हुँ, हुँ, मेरी मदर, फिर मेरे जेठ जी सब कुछ यहीं यहीं पे थे, तो उसको सँभालना था सबको, उसी को सब, क्योंकि सब एजेड है, तो कौन सँभालता घर को? तो हुँ, फिर हम लोग चले गए मुंबई, टाटा मेमोरियल प्राइवेट में गए। तो वहाँ पे पूरा टेस्ट मेरा टाटा मेमोरियल प्राइवेट से ही हुआ। लेकिन वो लोग हमको मेरा सितंबर, एंड ऑफ द सितंबर तक मेरा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया था।
बट वो लोग डेट दिए, हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वो लोग डेट दिए मेरा नवंबर 22 को ऑपरेशन का। तो हमने बोला डॉक्टर से जाके कि इतना लेट क्यों? डॉक्टर मैंने जूनियर डॉक्टर, मेन डॉक्टर तो वहाँ देखते नहीं है। तो वो बोले कि नहीं अभी दुर्गा पूजा का बहुत रश है तो अभी नहीं होगा। तो हम बोले तो हम इतना लेट तो नहीं रुक सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा ग्रेड 3 है, शुगर मेरा बहुत हाई है, तो इंसुलिन मैं लेती हूँ। तो फिर बोले कि तो आप कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हो? हम बोले हाँ, करा लेंगे। तो बोले कि आप फिर नानावती चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर गर्भित चित्कारा, वो जस्ट 15 डेज़ हुआ वो गए हैं नानावती में। तो मेरी ननद उधर से बोली कि बहुत पैसा लग जाएगा नानावती में, 20-30 लैक्स लग जाएगा। तो हम लोग भी घबरा गए कि इतना ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर मैं डायरेक्टली पूछ ली डॉक्टर से जिसने बोला ये बात। वो भी एक मतलब कोइंसिडेंस था कि अचानक मेरे पैर से एक डॉक्टर का पैर लग गया, तो उसका नाम भी अंकिता था। तो वो बोली सॉरी, सॉरी बोली। तो नो, नो इट्स ओके। तो हम ऐसे ही पूछे कि मतलब एक बात पूछूँ आपसे इफ यू डोंट माइंड? बोले हाँ, हाँ पूछो। तो हम बोले कि ऐसा-ऐसा बात है तो कितना खर्चा पड़ सकता है नानावती में? बोले ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आपको ऑपरेशन वहाँ का बेड चार्ज सब लेके 80,000 तक हो जाएगा। तो हम बोले अरे तब तो ठीक ही है, तब 80,000 जब हो रहा है तो इधर ही तो टाटा में ही तो लग रहा है 60,000 प्राइवेट में। तो फिर हम लोग नानावती चले गए 11 अक्टूबर को। मैंने यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन किया डॉक्टर गर्वी चित्कारा को। वो ये लोग पूरा रिपोर्ट्स भेज दिए थे वहाँ पे। तो मैंने फिर यहाँ फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, अंकिता जल्दी से तुम आ जाओ, तुम्हारा पूरा रिपोर्ट्स मेरे पास है, क्योंकि मेरा यहाँ प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी हो गया था। तो हम लोग गए तो 12 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे लिखा हुआ था बॉन्ड में, वो मुझे पूरा 1 से डेढ़ घंटा समझाएँ, पूरी बात। अगर तुम्हारा लिम्फ नोड्स में हुआ होगा हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करेंगे, या फिर तुम्हारा और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैस्टेक्टॉमी करेंगे, अगर उतना में रहेगा तो लम्पेक्टॉमी करेंगे, क्या-क्या पूरा मुझे बता दिए। फिर 12 अक्टूबर मेरा ऑपरेशन हुआ। जो ऑपरेशन 1 घंटे का था वो 3 घंटे का हुआ, क्योंकि वो जब मुझे ओटी में ले गए तो वहाँ सेंटिनल नोड बायोप्सी हुआ। तो वहाँ पता चला कि मेरा 2 लिम्फ नोड टच कर चुका है। मतलब उससे ज़्यादा था तो वो ज़्यादा मार्जिन लेके उनको करना पड़ता है ना ऑपरेट। तो बोले तो फिर मेरे हस्बैंड तो बाहर खड़े थे, बहुत टेंशन, बेटा बार-बार फ़ोन कर रहा था, मम्मी कैसी है, कैसी है? क्योंकि ऑपरेशन तो 1 घंटे का था, डॉक्टर ने भी बोला था 1 घंटा। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बाहर आए, बोले नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बायोप्सी रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कितना कीमो कितना कुछ वो। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। फिर वो मतलब मैं एडमिट थी वहाँ पे, फिर वो आए, आकर वो जो लगता है ना ड्रेन पाइप लगा हुआ रहता है, तो वो फिर नेक्स्ट डे आए, आकर बोले कैसा फ़ील कर रही हो? हम बोले हाँ ठीक है। तो उस टाइम ना मेरा पीरियड्स चल रहा था, तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि अभी ड्यूरिंग पीरियड्स आप ऑपरेट कर सकते हो? तो बोले हाँ, हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं तुम्हारा। तो फिर क्या हुआ ना, जैसा ऑपरेशन हुआ तो फिर से मेरा पीरियड्स चालू हो गया, तो मैं वहाँ पे एडमिट थी। तो सब नर्स लोग बहुत मतलब केयरिंग हैं, तो वो लोग बोले आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? जब हो रहा है तो हो रहा है, हम लोग कर देंगे ना सब कुछ। तो वो पूरा नैपकिन-वैपकिन पूरा अरेंज कर दी। तो मेरा वो पीरियड 7 डेज़ तक चला, तो फिर हम डर गए कि इतना दिन तक हो रहा है। तो फिर वो उनकी एक असिस्टेंट है डॉक्टर श्रीदेवी करके, तो वो बोली कि अरे कोई बात नहीं, ये होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, थोड़ा स्ट्रेस रहता है ना, तो ये होता है, आप डरो मत। तो फिर वो हुआ। हाँ? एक्चुअल में आप डरे थे? स्ट्रेस बहुत हाँ, हाई होगा। स्ट्रेस था। स्ट्रेस असल में देखो मेरा स्ट्रेस ना, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रेस लेवल आज से नहीं है, तुमसे मेरा बात भी हो चुका है। तो मैं कैंसर से भी बहुत ज़्यादा फाइट कर चुकी हूँ, तो कैंसर है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगा था अरे चलो 47 इयर्स है, कहीं 5 ईयर तो सर्वाइवल हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, बेटा भी ठीक हो गया है, जो होगा होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे किडनी पेशेंट्स को देखे हैं, 5 स्टेज जो है सीकेडी का, मेरे से वो डायट चार्ट नहीं था, डायलिसिस का, तो उनको तो और भी तकलीफ है, क्योंकि उनका डायलिसिस होता है हर हफ्ता, माने एवरी वीक 3 बार करके, ठीक है? तो एवी फिस्टुला यहाँ किया जाता है, तो उनको तो और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो पानी है ना, वो भी मेज़र करके पीना होता है उनको। मतलब अब आप अगर 500 एमएल उसको पानी दो, तो लौकी का पानी हुआ, खीरे का पानी, सबको मेज़र करके वो देना पड़ता है, तो वो तो और भी तकलीफ में रहते हैं। कैंसर में तो है कि आप सब कुछ खा सकते हो, आप 21 डेज़ आपको गैप मिल रहा है या 14 डेज़ आपको गैप मिल रहा है,
बट वो पेशेंट्स को देख के तो कोई भी डर जाएगा, बट वो भी तो 10-11 ईयर सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो सब कैंसर सुन के इतना डर क्यों जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि मैं बहुत ऐसा पेशेंट्स देखे, हेपेटाइटिस, वो लोग को तो और भी प्रॉब्लम होता है, कितना प्रॉब्लम में वो रहते हैं। सब कुछ खाना-पीना वो लोग को कितना रेस्ट्रिक्टेड डाइट है। तो फिर मेरा 12 अक्टूबर को हो गया, 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, तो डॉक्टर बोले कि वो एकदम ठीक है, आप घर चले जाओ, बेकार इधर क्यों इतना बेड चार्ज बिल 7,000 करके शायद लगता था पर डे, बोले क्यों दोगी, तुम चले जाओ, तुम अभी हो, लेकिन हाँ, एक बात है, तुम हमें 3 दिन बाद चैम्बर में आके अगर कुछ ब्लड वहाँ क्लॉट कर गया होगा, बट वो मेज़र करके भेजना पड़ता है ना, कितना व्हाट्सएप पे हम लोग भेजते थे, निकाल के मेज़र करके, तो वो बोल दिए कितना पस और ये निकल रहा है। तो एक दिन मैं नानावती गई, तो वो श्रीदेवी मैम जो थी वो उस क्लॉट को क्लियर कर दी, नहीं तो मेरे हस्बैंड कर देते थे। हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देते थे, तो वो लोग तुरंत बोल देते थे हाँ। तो वो हमको 10 डेज़ तक रखा, मेरा फिर बायोप्सी रिपोर्ट आया। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बुला के बोला अंकिता तुमको तो सब कुछ पता ही है, तुम्हारा टीएनबीसी है, लेकिन ये है तुम्हारा ट्रिपल नेगेटिव है, तो HER2 ER-PR सभी नेगेटिव है, बट तुम्हारा एक चीज़ खराब है, Ki-67 वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो नॉर्मल है 10 to 20% और तुम्हारा है 70%, दैट इज द प्रोलिफरेशन रेट, हाउ योर कैंसर सेल्स आर डिवाइडिंग। वो एक रहेगा तो वो 70 गुना चलेगा, ठीक है। जैसे किसी का एक कैंसर, वो ऐसे भी कैंसर ना वो धीरे 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 बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई कैंसर हुआ और खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो वो धीरे धीरे, तो हम Ki-67 को भी थोड़ा-सा डिस्क्राइब करके फिर आगे आप जर्नी भी वो बताते जाइए। Ki-67 है ना, प्रोलिफरेशन रेट, ठीक है, हाउ योर कैंसर सेल्स आर डिवाइडिंग। मान लो अगर एक मेरा कैंसर सेल, देखो ये क्या होता है ना, सर्जरी में वो हम लोग का पूरा रिमूव कर देते हैं, बट अगर मेरे बॉडी में एक भी कैंसर सेल रहेगा, तो पता है सबको कि वो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना ज्यादा होता है ना। तो B9 का जैसे कम, तो इसका तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, तो ये अगर एक भी रहेगा तो वो पूरा जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेगा, तो जल्दी जल्दी फैलते जाएगा, तो इसलिए वो लोग केमो देते हैं। अदरवाइज सर्जरी तो से तो सब कुछ निकल ही गया, बट वो केमो किसी का 8 साइकिल, किसी का 12 साइकिल इसीलिए रहता है। तो Ki-67 क्या हुआ ना, मेरा प्रोलिफरेशन रेट है, मतलब अगर मेरा 70%, तो मैंने बताया ना नॉर्मल 10 to 20% रहता है, तो कितनी तेजी से वो कैंसर सेल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 70% है तो सोच लो कितनी तेजी से वो कैंसर सेल बढ़ रहा है, अगर 10% है तो कितना धीरे धीरे वो कैंसर सेल बढ़ रहा है, तो रिकरेंस का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। ये पहली बात है। जिसका 10 to 20% है, 20% भी नहीं, 30-40% 50% तक मैंने देखा है वो 4 ईयर सर्वाइव कर रहे हैं। बट हाँ, रिसेंट थोड़ा सा उनको हुआ है, बट वो लोकलाइज्ड है, ब्रेस्ट में ही है, तो वो ठीक हो गई फिर। तो ये था मेरा। देन 8 साइकिल केमो सजेस्ट किए, तो वो रेड वाली जो दवाई जाती है, आप लोग जानते हो, डॉक्सोरूबिसिन, वो 4 साइकिल था, और 4 साइकिल पैक्लिटैक्सेल था। तो डॉक्सोरूबिसिन में डॉक्टर ने बोला था तुमको ज्यादा तकलीफ होगा, तुम टॉलरेट नहीं कर सकोगी मे बी, तो फिर हम लोग डोज कम करेंगे। तो हाँ, मेरा प्लेटलेट थोड़ा हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि मैं आईटीपी पेशेंट हूँ, इडियोपैथिक जो होता है ना, मतलब जन्म से ही मेरा प्लेटलेट कम है, ठीक है। तो मेरा 1 लाख से ज्यादा प्लेटलेट कभी होता नहीं है। तो फिर वो मेरा प्लेटलेट कम हुआ, तो डॉक्टर बोले कि 1 लाख, हाँ ठीक है चलो, तुम्हारा अभी 1 लाख है तो 90,000 है तो दे देंगे। तो वो दे दिए, ऑब्जर्वेशन में रखे। पहले तो जानते हो प्री मेडिकेशंस होता है, फिर एलर्जी का एक मेडिसिन गया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो डॉक्सोरूबिसिन 4 साइकिल हो गया मेरा। फिर 14 डेज इंटरवल में, 21 डेज नहीं, 14 डेज का इंटरवल, टीएनबीसी का 14 डेज इंटरवल में ही होता है। फिर उसके बाद पैक्ली जब लगा मुझे, टैक्सेंस होता है पैक्लीटैक्सेल, उसमें मेरा शुगर बहुत बढ़ गया, डेक्सा, और मेरे पैरों में ना झंझनाहट आ गई बहुत ज्यादा, हाथ पैर में। तो मैंने बोला, तो डॉक्टर बोला ये तो मैं तुमको पहले बताई नहीं थी, तुम्हारा तो ऑलरेडी शुगर है, तो न्यूरोपैथी आ रहा है धीरे धीरे। हम बोले अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो डॉक्सोरूबिसिन आपने बोला तो ये हल्का केमो है, तो ये तो डॉक्सोरूबिसिन से भी खतरनाक निकल गया। तो मुझे डॉक्सोरूबिसिन पे कुछ भी, हाँ मेरा ये था कि मैं डाइट बहुत अच्छा लेती थी, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट में, हमेशा एग खाना, अगर कभी पसंद नहीं भी हुआ तो मतलब हस्बैंड जोर करते थे, बेटा चिल्लाता था नहीं खाओ खाओ करके, तो मैं डाइट अच्छा लेती थी हमेशा। तो इसलिए मुझे ना कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, डॉक्टर ने जो बोला था मैं डर गई थी, माउथ अल्सर्स,
आँख नाखून शायद वो हो जाते काले-काले, तो मेरे नहीं हुए थे। बाल तो चला जाता ही है, बाल तो मेरा सेकंड केमो के हाँ, लास्ट में मेरा बाल चला गया पूरा। हुँ, तो वो हुँ। भी बोले थे कि अगर कैप लगा लोगी तो नहीं जाएगा, तो हम बोले नहीं हमको बालों से कुछ भी नहीं है, वो जाएगा तो हुँ, जाने दो, लो हाथ-पैर नहीं है वो बचे हुए तो बाल का क्या है, वो तो फिर आ जाएँगे। तो बाल मेरा हाँ, पूरा सही चला गया। हाँ, तो मुझे बालों हाँ, मेरा 2 टाइम बाल पूरा गया, अभी तो ये आया है रिसेंट। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, कलर-वलर कुछ भी नहीं। अब बोले 40 अभी मेरा 50 इयर्स है। तो अब बोले क्या करना अभी यार छोड़ो अब जो है बस अब ज़िंदगी जी लो, जितना भी जितने दिन की भी है ना वो अच्छे से जियो बस मुझे तो यही लगता है ना, कि अब जितने नहीं दिन की सही ज़िंदगी बात है हम लोग के पास तो लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड है तो और अच्छे से जियो। मुझे तो यही लगता है। हाँ, अगर मान लो मेरा 5 ईयर सर्वाइवल अगर हम 2 ईयर या 3 ईयर भी बच गए तो उससे तो और अच्छी तरह से जीना चाहिए ना, तो मुझे तो यही लगता है। मेरा बेटा भी यही बोलता है हम लोग सब जगह घूमने जाते हैं, सब कुछ एवरीथिंग। उसके बाद मेरा फिर हम 6 मंथ्स पे उसके बाद 20 रेडिएशन हुआ। फिर अप्रैल 1st को मेरा रेडिएशन कंप्लीट हुआ। रेडिएशन में भी मेरे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ़ एक वो जहाँ पे रेडिएशन होता है वो बोले थे ऑयल, सोप ये सब नहीं देने, वो मैं नहीं हुँ, देती थी। हुँ, सैटरडे, संडे रेडिएशन नहीं होता था, मंडे टू फ्राइडे रेडिएशन होता था। फिर हुँ, रेडिएशन हुँ, के 1.5 महीना बाद थोड़ा वो स्किन पील होता है, तो उस टाइम में मैंने बोला वहाँ रेडियोलॉजिस्ट को तो उन्होंने बोला एलोडर्मा एक क्रीम डाल दें, तो फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं एवरी 6 मंथ्स फ़ॉलो-अप पे जाती थी। तो हुँ, हुँ, 2022 1st अप्रैल को वो खत्म हुआ। उसके बाद फिर एवरी 6 मंथ्स 3 बार मैं फ़ॉलो-अप पे गई। तो डॉक्टर ने ओके, मैमोग्राम दिया और यूएसजी किए और ब्लड टेस्ट किए। तो बोले एवरीथिंग ओके, इज़ ओके, मैमोग्राम में भी कुछ नहीं है, एडिमा जो होता है ना थोड़ा पानी जमता है। जैसे इसमें क्या होता है मैक्सिमम लिम्फेडिमा होता है। हुँ, लिम्फ हुँ, नोड्स हुँ, जितना ज़्यादा जाता है ना, मेरा 70 नोड्स निकाला गया है और 2 लिम्फ नोड। तो ओके, डॉक्टर ने हाँ, नहीं देखो जिसका 3 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स निकालते हैं ना, उसको थोड़ा ज़्यादा हुँ, प्रॉब्लम होता है, उसको लिम्फेडिमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट नोड्स ओके, निकाल सकते हो, नोड्स में प्रॉब्लम क्योंकि लिम्फ नोड्स हम लोग को ड्रेनेज करता है ना, लिम्फैटिक सिस्टम जो है, हम लोग को ड्रेन करता है बॉडी को। तो वो मैं एक्सरसाइज़ जो देते हैं ना डॉक्टर पूरा नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे करके हाथ उठाना, ये करना, तो मेरा बहुत हुँ, जल्दी ही हाथ उठ गया था, ये वाला जो हाथ है ना, वो जल्दी से ही मेरा उठ गया था, कुछ और मैंने पोर्ट नहीं कराई थी, मैं पहली बात बोलती हूँ। मैंने क्यों नहीं पोर्ट कराया क्योंकि उस टाइम पोर्ट का कॉस्ट 90,000 था वहाँ, तो मैं सोची कि चलो 8 ले लेते हैं हाँ, वेन से चला जाएगा आईवी से, उसके बाद अगर डॉक्टर को भी मैंने यही बोल दिया साफ-साफ कि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा है, तो मैं अभी नहीं खर्चा करना चाहती। तो से अगर नेक बोले कि अंकिता तुम्हारा टीएनबीसी है तो रिकरेंस होगा तो हम बोले रिकरेंस होगा तो होगा फिर कर लेंगे। तो बोले तो हुँ, हँसने लगे, बोले तुमको जब है फाइट करना तो करो। तो वो हँसने लगे, बोले छोड़ो उसको जब मन नहीं है तो छोड़ दो। तो फिर वो लोग छोड़ अच्छा, दिए तो मेरा हो गया, फिर 20 रेडिएशन हो गया, हम लोग घर आ गए कोलकाता। उसके बाद फिर 3 बार फ़ॉलो-अप पे गए, फ़ॉलो-अप पे भी ठीक था। फिर अगस्त हुँ, हुँ, में मेरे बेटे का कॉन्वोकेशन था आईआईएससी बैंगलोर में। तो मेरा ओके, सितंबर को मेरा अगस्त में मेरा चेकअप था। तो बेटा बोला कि मम्मी तुम चेकअप में चले जाओ, तो हम बोले नहीं तुम्हारा कॉन्वोकेशन तुमको गोल्ड मेडल मिलने वाला है, वो तो मैं देखना ही चाहती हूँ। अगर कुछ हो गया तो हुँ, फिर मैं देख ही नहीं सकूँगी डर से। तो उसके कॉन्वोकेशन में मैं गई, उसका पूरा गोल्ड मेडल ये सब देखी, बहुत एन्जॉय की। फिर मैं हुँ, सितंबर में मेरा चेकअप नहीं सॉरी अगस्त 30th अगस्त को मेरा चेकअप था। तो मैं चेकअप के लिए हुँ, गई तो डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ ओके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो सब कुछ ठीक है, तो मैं घर आ गई। बेटा उसके बाद अच्छा, 30th अगस्त को ही यूएस चला गया। तो वो यूएस चला गया तो मैं बहुत रोई-धोई उस दिन कि इतना दूर जा रहा है, पहली बार मुझे छोड़ के जा रहा है। बट एक तरफ से खुशी भी कि चलो उसको मतलब बीएसएमएस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसको पीएचडी का प्रोग्राम मिला, उसका स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत उस दिन खुशी का भी मौका था। तो बेटा भी बहुत खुश था बट वो भी बहुत रो रहा था कि मम्मी को छोड़ के। तो बोली, "मम्मी तुम चिंता मत करो, हम एवरी 6 मंथ्स आएँगे, तुम्हारा फ़ॉलो-अप पे आएँगे, ये है।" उसके बाद जब घर आई ना तो सितंबर अ, 16 से मेरा थोड़ा-सा कमर में दर्द शुरू हुआ, थोड़ा-सा लेकिन बहुत सीवियर पेन नहीं वो। इसलिए मैं हुँ, सबको हुँ, यही हुँ। बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगा था कमर ये कैंसर होगा, ठीक है? कमर के किस ये किस ये साइड ये में? आपको क्या बताएँ स्पाइन नहीं आप फीमर नहीं सॉरी
लंबर से फीमर तक, ठीक है? लंबर मतलब ये कमर का साइड में, ठीक है? या नीचे। तो यहाँ से लेकर मतलब पैर का जो थाई है ना, वो थाई में, थाई बोन जो होता है ना, वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे असल में मैं क्या हुआ ना, मेरा एक बार जब मेरा बेटा छोटा था, तो हम लोग हैदराबाद बेटा का आँख दिखाने गए थे। तो वहाँ पे मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो मेरा लंबर का ट्रांसवर्स प्रोसेस फ्रैक्चर था, L1, L2, L3, L4, L5 सिर्फ नहीं था, ठीक है? तो डॉक्टर ने उस टाइम पे भी बोला था कि ये थोड़े से के लिए बच गई, नहीं तो इनको बहुत ट्रीटमेंट लगता। तो उतना मुझे लग रहा था कि वो फ्रैक्चर का ही मेरा दर्द है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था मे बी ओवरलैपिंग हो सकता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो मुझे लगा कि उसी का दर्द है। तो मैंने ये लोकल डॉक्टर को दिखाया, ऑर्थोपेडिक। वो पूरा मेरा हाथ-पैर हिलाए, एमआरआई किए, सब कुछ किए, बोले कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो फिर हम बोले कि ठीक है, जब कुछ नहीं है तो चलो, तो उसी का दर्द होगा और क्या। तो और तो कुछ मुझे दर्द हुआ ही नहीं। तो उसके बाद सितंबर 29 को थोड़ा मुझे दर्द हुआ, तो मैं बोली कि मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊँगी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है ये दर्द। क्योंकि ये कंटिन्यू मतलब ये दर्द है ना, तो होता था, कम हो जाता था, होता था, मैं थोड़ा-सा प्राणायाम योगा करती थी, कम होता था, फिर स्टार्ट हो जाता था। फिर मैं इधर नाइटिंगेल में मैं बोली नहीं, और एक मेरा पूरा स्पाइन का एमआरआई करो। तो वो पूरा स्पाइन उस टाइम में वो सिर्फ L1 टू L1 और सैक्रम और नीचे का किए थे। तो हम बोले नहीं, अभी पूरा करो स्पाइन, पूरा स्पाइन किए 30 सितंबर 2023 को। वो जब किए ना, तो उनको बोन में मेटास्टेसिस वहीं पे दिख गया। तो मेरे हस्बैंड रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बोले ना कि आप रिपोर्ट मत पढ़ो, आप नीचे देखो, मेटास्टेसिस है बोन में। तो बस वो तो एकदम घबरा गए, बेटा यूएस में, उस टाइम उन लोग का रात था। तो हम तुरंत मेरे डॉक्टर जो गर्वित चित्कारा हैं, जो मेरा ऑपरेशन किए थे, उनको फ़ोन किए, तो वो पैसा नहीं लेते एकदम, मतलब कुछ भी उनको वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, वहाँ पे दिखाओ, वो पैसा मुझसे नहीं लेते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लेते हैं, सबको लेते हैं, बट वो नहीं लेते हैं। तो उन्होंने बोला, "अंकिता जल्दी आ जाओ तुम।" तो हम बोले, "मैं तो अभी कोलकाता में हूँ।" बोले, "तुम आज ही आ जाओ।" हम बोला, "आज हम कैसे जाएँगे? क्योंकि मैं नाइटिंगेल में अभी जस्ट मुझे रिपोर्ट मिला, फ्लाइट का टिकट बुक नहीं है, कुछ नहीं है।" बोले, "तुम कुछ भी करके आओ।" बेटा को जानते हैं, तो बेटा मेरा आया था। अब बेटे को बोलो टिकट का फ्लाइट बुक करने, होटल बुक करने, तुम आ जाओ, नहीं तो नानावती के घर में ही रहो, बट तुम आ जाओ, उनको तो पता चल गया कि क्या मतलब है। तो फिर क्या करें, अब बेटा को ही उठाएँ, वो भी डर गया, "मम्मी मेटास्टेसिस कैसे हो गया? तो तुम तो 1.5 साल तक ठीक थी।" हम बोले छोड़ो ना, जो भी है। फिर इधर एक डॉक्टर है नेहा चौधरी करके, तो उनको भी मैं दिखाई थी एक बार, थोड़ा-सा मेरा इन्फेक्शन हुआ था, तो वो मेरे बोली थी कि अगर कुछ भी ब्रेस्ट में कुछ भी होगा, तो मैं उनको भी फ़ोन की, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट सर्जन है और उनका भी एक टीम है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। तो वो बोली कि ठीक है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। हाँ, तुम्हारा टीएनबीसी है, आ जाओ, हम लोग पैलिएटिव ये देंगे, रेडिएशन, फिर केमो करेंगे। बट बेटा नहीं माना, बोला नहीं, आपको बॉम्बे ही जाना है। तो फिर मैं बॉम्बे गई। वहाँ पे अगर मैं रिपोर्ट भेजूँगी तो विश्वास नहीं करोगे, मैंने आज शायद लिखा हुआ था यहाँ पे D6, D10, बहुत सारा मतलब बोन में D6, D10, लंबर का पूरा L1, L2, L3, L4, L5, सैक्रम का जो है उसका 1, फिर एसिटाबुलम, सैक्रोइलियक जॉइंट, मतलब जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट वो सब समझ जाएँगे। राइट फीमर, लेफ्ट फीमर, पूरा लेफ्ट स्कैप्यूला, ये हाथ मेरा ना इतना उठता था, अचानक से हो गया, मतलब पूरा उठता था, अचानक से हाथ ना ऐसे उठा नहीं। तो फिर गए हम लोग, मुंबई गए, रात को 3 बजे पहुँचे, क्योंकि उसी दिन फ्लाइट था, 11 बजे मेरा फ्लाइट था। फिर वो सब निकाल के 3 बज गया, फिर होटल में गए, बेटा होटल-वोटल सब कुछ वो कर दिया था। फिर सुबह में हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोले कि आज ही पेट स्कैन करेंगे तुम्हारा। तो हम बोले हम तो कभी तब तक मेरा कभी पेट स्कैन नहीं हुआ, ठीक है? तो मैंने बोला कि कुछ फास्टिंग तो रहना पड़ता है, मैं सुनी हूँ शायद 4 टू 6 आवर्स, बोले 6 आवर्स फास्टिंग हो तुम? हम बोले नहीं, हम तो फ्लाइट में खाए हैं, 6 आवर्स तो नहीं होगा, बट हाँ 5 आवर्स हो सकता है। बोले हाँ ठीक है, चले जाओ, कोई बात नहीं, वो डाई देके कर देंगे तुम्हारा, हम बोल देते हैं। तो वो तुरंत फ़ोन में बोल दिया, अंकिता एक पेशेंट है, वो कोलकाता की, आप वहाँ पे 10 ही पेट स्कैन होता है नानावती में, उससे ज़्यादा नहीं होता, तो ऑलरेडी बुक्ड था। तो ये बोले, डॉक्टर बोले कि किसी भी तरह से डाई लाके उनका आज ही करना है। तो नहीं तो हमको बोले तुम घबराओ नहीं, हम बाहर तुम्हारा कहीं पेट स्कैन करा देंगे। तो हम तो रोने ही लगे, हमको इतना डर हो गया, हम बोले इतना बोन में, हाँ, बोले कुछ सब कुछ का ट्रीटमेंट है, तुम डरो मत, बस तुम फाइट करो। तो फिर देखे कि हाँ, सही में बोन में बहुत ज़्यादा है। फिर मुझे पहले रेडिएशन दिया गया, 10 रेडिएशन हुआ, आफ्टर दैट केमो। तो केमो के जो डॉक्टर थे वो थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि वो मुझे, मेरी एक गलती है इसमें, मैं बत हुँ?
रेडिएशन कहाँ कौन से पोर्शन में या कोई कैसा दिया लेफ्ट ब्रेस्ट रेडिएशन? में, लेफ्ट ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में बस किया? ओके। सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट में रेडिएशन, पूरा ब्रेस्ट में ही रेडिएशन होता था। सेकंड टाइम में भी आपके ब्रेस्ट में ही हुआ? नहीं, सेकंड टाइम तो बोन में गया ना, बोन में। वही सेकंड मैं टाइम, पूछ रही हूँ ओ अच्छा, सेकंड सॉरी टाइम सॉरी, आपका। सेकंड हाँ टाइम जी। बोन में हुआ, बोन में हुआ, बोन में रेडिएशन हुआ। वो पहले वो एक बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मोल्ड, मोल्ड बनाते हैं, वो हाँ। करके सेकंड टाइम बोन में हुआ। उसके बाद 10 रेडिएशन हुआ और फिर मेरा केमो स्टार्ट होने वाला था, तो डॉक्टर ने बोला कि जल्दी से। बोन हाँ, मीन्स आपके फीमर के अंदर? बोन मीन्स बैक में या फीमर में? नहीं नहीं नहीं, वो पूरा बनाते हैं, ठीक है, वो जो है ना, देखो मेरा यहाँ से लेकर ना ये पूरा बनाते हैं, मोल्डिंग जो करते हैं ना, मोल्ड जो बनाते हैं ना, वो पूरा मोल्ड बनाते हैं, पूरा जितना भी आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, पीछे आगे सब कुछ का मोल्ड बनता है, तो उसी से रेडिएशन होता है कि थोड़ा सा मतलब एकदम एग्जैक्ट जगह पे रेडिएशन हो। ओके। तो वो फिर हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला केमो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जल्दी से केमो देना है, क्योंकि केमो ही ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि कैंसर सेल को मारना है हमको। तो हमको बोले ओके। कि हम तुमको पहली बार बोले थे अंकिता, मेरी गलती मेरी भी है, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरा जब खत्म हुआ था ना फर्स्ट टाइम, तो बोला थे कि आप तुम कैप्सिटबिन लेना, तुम कैप्सिटबिन 5,000 सुबह 1000 रात में ये जरूर लेना, ये ओरल केमो है, बट देखो तुम्हारा KI67 ज्यादा है, तुम इसको लो। बट मेरे कोलकाता के डॉक्टर ने बोल दिया कि आप मत लो इसको, क्योंकि आपका पहले सर्जरी हुआ है, आफ्टर दैट केमो एंड देन रेडिएशन। ये हम लोग तब देते हैं ना कि पहले जिसका केमो होता है, देन सर्जरी, देन रेडिएशन। तो मैं वहां तो एक गलती कर चुकी थी, उनका बात मैं नहीं मानी थी। अभी मेरा बेटा भी वही बोलता है कि तुमको ले, अब जब इतना हार्ड कार्बोप्लेटिन के बाद कैप्सिटबिन तुम ले ली, 8 से 9 वीक मेरा हो गया, तो उस टाइम पे क्यों, तब अब जो हो गया सो हो गया, वो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि जब मैंने तुमको बोला तुम ऐसा क्यों की, तो हम बोले अब क्या बोले, मेरे कोलकाता के डॉक्टर ने मुझे पूरा मिसगाइड कर दिया। तो बोले छोड़ो, अब जो हो चुका सो हो जा, हमेशा वो एक बात बोलते हैं ना, भूल जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसको भूल जाओ और मत सोचो कि कैंसर है, सोचो ही मत कि कैंसर है ये, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी से लोग लड़ रहे हैं। तो फिर वो फिर कार्बोप्लेटिन और पैक्लिटैक्सेल 6 चला मेरा 21 दिन में। तो पहला जब केमो दिया तो डॉक्टर ने मुझे बोला, आकर बोला, वो पहले से ही ना हैंड बहुत मतलब हाई-फाई करते हैं, बहुत हँसते हैं, फिर बोले अंकिता देखो ये थोड़ा हार्ड केमो है, तो ये प्लैटिनम बेस्ड है, तो इसको अगर तुम ले लोगी तो तुम्हारा पूरा ट्यूमर ठीक हो जाएगा। बट इसमें साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, तुमको अच्छे से खाना पीना है, वो तो हमको कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि तुम एक हाथ से केमो लेती हो, एक हाथ से डाइट चार्ट देती हो, तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम सोचती ही नहीं हो। तो इस बार भी मैंने आईवी ही लिया, पोर्ट नहीं कराया, ठीक है। बोला पोर्ट में कराऊंगी, 2-3 साल होने दीजिए फिर मैं पोर्ट कराऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ TNBC है, वो मेरा कितना दिन है, तो मैं तब कराऊंगी, तब ज्यादा दिन तक और सर्वाइव करूंगी। तो ऐसे मजाक से बोल दी मैं। तो वो डॉक्टर लेकिन हमको बोले थे कि अगर आएगा तो 4th स्टेज में ही आएगा, तुम्हारा अभी 2nd स्टेज का लास्ट में है, मतलब 3rd स्टेज ही पकड़ो, बट आएगा तो 4th स्टेज में आएगा तुम्हारा। तो फिर भी हम कैप्सिटबिन नहीं लिए, तो ये तो मेरे से गलती हुआ, क्योंकि बहुत कोई बोला कैप्सिटबिन का बहुत इफेक्ट है। फिर और भी सब मुझे बहुत मिसगाइड किया कि हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको, 14 ईयर्स का शुगर है। उसके बाद मेरा कार्बोप्लेटिन और पैक्ली चला 3-3। फर्स्ट केमो जब मैंने ली तो डॉक्टर ने मुझे आकर बोला कि कैसा फील कर रही हो, तो हम बोले हाँ ठीक है। बोले हम फर्स्ट देंगे, देन विल डू द नेक्स्ट, क्योंकि टॉलरेट तुम कैसे करती हो। तो मेरा कुछ सही में प्रॉब्लम नहीं हुआ, ईश्वर की दया से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर वो 2nd दिए, फिर वो 3rd दिए, मेरा प्लेटलेट 25,000 हो गया। तो डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट चढ़ाएं या फिर डाइट करके कर लोगे, हम बोले हम कर लेंगे डाइट करके, आप प्लेटलेट मत चढ़ाओ मेरा, मुझे बहुत डर है इन्फेक्शन का, मेरा हाई शुगर है। बोले लेकिन तुम्हारा प्लेटलेट अगर नहीं आएगा 1 लाख हम नहीं देंगे तुमको। हम बोले अच्छा ठीक है मत दीजिए, 21 डेज तक है ना मेरे पास टाइम, 20 डेज तो है ना, मैं तो कोलकाता जा रही हूँ ना, वो फिश एग मटन जो भी वो खा के मैं कर लूंगी, नट सीड्स जितना भी होगा। तो बोले ठीक है देखो तुम्हारा मन, बट हमको लग रहा है तुमको देना पड़ेगा। हम बोले अच्छा ठीक है देखिए ना क्या होता है। तो मैंने क्या किया ना, एक टैबलेट आता है ट्रोम्बोनेट करके, मैंने वो लिया, और पपीता से मेरा कुछ, और एक करी पाया थोड़ा दिन के लिए लिया था आयुर्वेदिक, बट उससे मुझे कुछ हुआ नहीं। तो फिर मेरा प्लेटलेट 1 लाख हो गया। तो फिर डॉक्टर ने 3rd दिया, 3rd दे के बोले
मैं पेट स्कैन करूंगा। अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स, प्लेटलेट्स के बढ़ाने की जो टैबलेट बोल रही हैं, ये एलोपैथी टैबलेट है या एलोपैथी 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 एक स्ट्रिप का दाम शायद 2500 है, वो मैंने ली थी। तो एक ही स्ट्रिप लेना पड़ता है। हाँ, खाने पीने में कुछ ऐसा खाया जिससे नहीं नॉर्मल? देखो मेरा तो शुगर है ना, तो मैं बीट कैरट ये सब कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। तो मैं जो लेती थी B12 लेती थी, B-लॉन्ग लेती थी टैबलेट, यही सब मैं लेती थी। जो एनीमिया या फिर विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 फिश, एग, चिकन ये सब से आता है, नॉन वेज से। तो वेज तो मैं उस टाइम में ज्यादा नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि हमको बढ़ाना था प्लेटलेट। तो ऐसे मैं वेज ही प्रेफर करती हूँ, बट उस टाइम पे नहीं करती थी। तो मैंने ये टैबलेट लिया और फिर हाँ, विटामिन B12 लेती थी। तो फिर प्लेटलेट बढ़ गया। तो 3 के बाद उन्होंने पेट स्कैन किया। बोले अगर कंप्लीट रिस्पॉन्स टू थेरेपी आएगा तभी हम 3 देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो सब तो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या आएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट्स लाने, तो बोले कि उस टाइम ना मेरा हाई फीवर था, उस टाइम बहुत हाई फीवर था। तो हम वो डोलो जो 650 देते वो लिए थे। तो हमको लग रहा था जो रिपोर्ट्स आएगा छोड़ो, अब क्या करना। फिर वो रिपोर्ट लेके आए, बोले कि मतलब हम लोग के नीचे हनुमान जी, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, एवरीडे हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला था मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप जो भी कीजिए, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। तो वो आके बोले, मतलब डॉक्टर ने बोला वेरी गुड न्यूज, मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स टू थेरेपी, ऐसा तो देखने में ही नहीं मिलता, लिवर बोन में कुछ नहीं है उसका भी। तो हम लोग और 3 केमो देंगे। फिर और 3 केमो दिए। फिर मेरा 1 जनवरी को भी मेरा एक केमो था। तो बेटा यूएस से आया, तो मुझे वो ताज होटल है ना मुंबई सांता क्रूज का, तो बोला कि मम्मी तुम चलो। तो हम बोले नहीं बेटा हम नहीं जाएंगे, मेरा 1 जन को केमो है। बोले नहीं तुम चलो, क्योंकि उसको भी लगा ना कि वो अभी यूएस में है, मम्मी का क्या है, मम्मी को बोले थे यूएस ले जाएंगे, अब कैसी रहेगी नहीं रहेगी। तो मैं 31 फर्स्ट वहां रही, सॉरी 31 जैन को मेरा केमो था। फिर केमो हुआ, मेरा कंप्लीट हो गया केमो। तो वो बोला था तुम्हारा केमो सब कंप्लीट होगा तो ले जाएंगे। हाँ, ताज होटल में आप रुके? हाँ। तो उसके बाद हो गया मेरा जैन में कंप्लीट हो गया केमो। फिर पेट स्कैन किए तो एवरीथिंग इज फाइन, डॉक्टर बोले एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, तुम जाके कैप्सिटबिन लो। तो मैं जनवरी के लास्ट से कैप्सिटबिन शुरू कर दी, ठीक है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई में डॉक्टर ने मुझे बुलाया था, बट माय मदर वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड थी, तो मैं नहीं जा सकी मई में। मेरा जाते जाते जुलाई हो गया, 23 जुलाई में गई। तो मेरा 6 मंथ्स के ऊपर हो गया। तो क्या करती, मतलब घर में कभी ऐसा हो जाता ना कि नहीं जा सकते हम लोग। तो फिर डॉक्टर बार बार, मैं यहाँ से वीडियो कंसल्टेशन करती थी ना, तो वो बोलते थे कि अंकिता तुम आ जाओ, तुम्हारा 4 मंथ्स हो चुका है। तो हम बोले हाँ जाएंगे जाएंगे करके मैं 6-7 साइकिल कैप्सिटबिन का ली। फिर मैंने गई, फिर मैं वहां गई। तो वहां गई तो फिर पेट सिटी हुआ, 23 जुलाई को पेट सिटी हुआ। तो डॉक्टर 24 जुलाई को रिपोर्ट, हम लोग को जल्दी रिपोर्ट दे देते हैं, सुबह में रिपोर्ट आ गया। तो उसमें आया ब्रेन में लेजन है। फिर मेरे हस्बैंड तो वो बेटा, मतलब हस्बैंड बहुत टेंशन, मतलब क्या बोले, वो एकदम चुपचाप हो गए, रोना धोना, कब क्या होगा, सब खत्म हो गया। मेरे इन लॉज लोग फोन कर रहे हैं, ब्रेन में तो लगता है। हाँ, तो फिर वो एकदम चुप कर गए। फिर मेरे इन लॉज लोग उधर से, मेरी ननद सब बोला कि ट्रीटमेंट बंद कर दो, अब क्या जरूरत है करने का ट्रीटमेंट। बेटा फोन करके आया वीडियो कॉल, बोला मम्मी ट्रीटमेंट तो लेना ही है, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने प्लेट देखा, देख के बोला क्यों, हम ना थोड़ा कर रहे थे, तो बोला ऐसा क्यों कर रही हो। हम बोले डर लग रहा है बहुत, ब्रेन में चला गया। तो मुझे पता है ब्रेन में केमो काम नहीं करता है। तो बोले हाँ तो क्या है, नहीं करता है तो तुम्हारा तो छोटा छोटा लेजन है, 5 तो रेडिएशन देंगे बिल्कुल भी ठीक हो जाओगी। तो फिर तुरंत वो बोले एमआरआई करो, एमआरआई किए। उसी दिन मेरा ब्रेन का एक वो मोल्ड तैयार हुआ, क्योंकि वो थोड़ा टाइट रहता है। वो बोले कि थोड़ा भी स्पिल आउट नहीं होना चाहिए, बेटा भी वही बोला। तो बस ब्रेन का रेडिएशन हुआ 5, वो 28 जुलाई को खत्म हो गया मेरा। फिर डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला था साइड ब्रेन में जो आप घाव लेसन जो बोल रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई ऐसे सिम्टम आया ब्रेन में, जैसे कोई फॉगी हेडेक हो रहा था, हेडेक। मैं इसलिए बोलती हूँ ना, किसी को भी हेडेक हो तो जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि मुझे लगा माइग्रेन है, मेरा बहुत दिन का।
तरह का हेडेक था? मतलब कंटिन्यूअसली हाँ, आता था? हाँ। किस तरह का सर दर्द होता था? मतलब ऐसे यहाँ से क्योंकि मैं तो देखो मैं डाइट चार्ट वाइट चार्ट भी ऑनलाइन में बहुत देती हूँ, तो मुझे लगा ना कि मे बी स्क्रीन ज़्यादा देख रही हूँ या फिर खाना थोड़ा लेट हो रहा है, तो हो सकता है इधर थोड़ा हुँ, पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन होता था, यहाँ यहाँ थोड़ा हेडेक। तो मैंने हस्बैंड को बताया भी बट मम्मी का तबीयत खराब भी था और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको कुछ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, मैंने बोला नहीं कुछ भी तो बैलेंसिंग का तो कुछ मैं तो अभी भी फ्लाइट से आई है, कुछ भी मुझे नहीं हुआ। बोले और कुछ हुँ। सिम्पटम कभी गिर गई हो? हम बोले नहीं कुछ भी नहीं हुआ मुझे हाँ, और आप हेडेक आपको ये दर्द कंटिन्यूअसली रहता था या रुक-रुक के आता था? हेडेक सही जो हाँ? हेडेक हाँ जी। जी, नहीं जी। रुक-रुक के कंटीन्यूअसली नहीं, रुक-रुक के मान लो ओके, आज हुआ फिर 2 दिन बाद थोड़ा हेडेक हुआ। तो उस टाइम ना मैं ओके। टीवी-वूवी भी देखती थी ज़्यादा, मम्मी के पास भी रहती थी, तो डाइट चार्ट भी बनाती थी, तो सब कुछ थोड़ा-सा लोड भी मेरे ऊपर पड़ गया था क्योंकि मैं जो है ना कुछ जैसे क्या बोलूँ हल्दी और अदरक का पानी बना के उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल के वो सब पीती थी, तो वो भी हुँ, थोड़ा हुँ। आग के पास जाना हो जाता था मेरा। तो हुँ, हुँ। मतलब वही लगता था कि कैप्सिटबिल बट मैं एक बात बोलूँ ना अगर कैप्सिटबिल ले रहे हो और कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो ना, तो 2 चीज़ ज़रूर करना, एक तो है बिलोंग एक टैबलेट आता है वो लेना, अगर हुँ, हाथ-पैर में हैंड-फुट सिंड्रोम आए, तो फिर क्लेवम करके एक एंटीबायोटिक रहता है, क्लेवम 650 उसको लेना और एक वेनुसिया क्रीम रहता है, उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो डॉक्टर रेड्डीज़ का है। वो हाथ मतलब हाथ के जो ये क्या बोलते हैं पाम और सोल्स इसमें हमेशा 3 से 4 बार उसको देना, मॉइस्चराइज़ बिना करना। आप ये जो सजेस्ट कर रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं ये जो आप हाँ, मेडिसिन ये बता रहे देखो हैं? ना तुमको पता नहीं तुमको दिखेगा कि नहीं? ये दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है ये? हाँ, दिख रहा है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मैं तो ऑनलाइन मँगाती हूँ। मैं मेरे मेरा तो बेटा मँगा के ये जो भेजता है। मेडिसिन हो गया ये जो आप वो बोल रहे हैं ना एंटीबायोटिक और 1-2 और आपने जो क्लेवम सजेस्ट किया CLAVUM क्लेवम मेरे पास है मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। नहीं, ये बिना क्लेवम 650 प्रिस्क्रिप्शन लेकिन मुझे ना क्लेवम भी बिना प्रिस्क्रिप्शन का ही देते हैं, ठीक है? ये एंटीबायोटिक किसी भी चीज़ का है, तो वो हैंड फुट सिंड्रोम होता है ना, तो उससे हाँ, मैंने तो सिर्फ़ एक ही लिया, पर मेरा ठीक हो गया, ये ओके, वाला, ओके। ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। क्लेवम 650 अगर क्योंकि मुझे बहुत कोई बोलते हैं कि हैंड फुट सिंड्रोम आता है, हाथ-पैर पूरा काला-काला हो गया, बस और कुछ हाँ, कैप्सिकम से प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये क्रीम लगाना है, बिलोंग टैबलेट एक है वो लेना है, एनीमिया का है वो थोड़ा-सा ब्लड ठीक रहेगा, प्लेटलेट ठीक रहेगा। अच्छी हुँ, डाइट होगी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैप्सिटबिन से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बहुत कोई हाँ, बट मेरा कैप्सिटबिन बहुत अच्छा काम किया। ये मतलब ईश्वर की दया से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये अच्छा है कि डॉक्टर ने बोला कैप्सिटबिन उतना अच्छा काम नहीं करता बट तुम्हारा अभी लिवर बोन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसलिए हुँ, फिर हुँ। से वो कैप्सिटबिन चालू कर दिया मेरा। फिर अभी तो मैं आज भी ली हूँ। अभी फिर 4-4 कैप्सिटबिन 2 सुबह 2 आफ्टर डिनर ओके, ओके। यही तो आपका वो ब्रेन का कंप्लीट कीजिए। आपको कितने वो दिए? हो गया मेरा आपको 5 5 5 रिलेशन दिए। रेडिएशन। कुछ भी ओके, पता उसके नहीं बाद चला आप 5 मिनट्स का रेडिएशन था, 5 मिनट्स दिए वो, कुछ भी पता नहीं बाल चला। बाल बाल कुछ वगैरह नहीं नहीं हाँ, गए? हाँ, बाल वो जाएगा, डेढ़ महीना बाद थोड़ा-सा जहाँ-जहाँ हुआ ना, वहाँ का हाँ, थोड़ा-थोड़ा जाएगा। जहाँ पे एकदम पॉइंट पे हुआ ना मेरा देखो ब्रेन में तभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना कि वो ज़्यादा अगर नर्व्स, गैंग्लिया ये सब टच कर गया। अगर सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा ट्यूमर है क्योंकि वहाँ जहाँ पे मैं ब्रेन का रेडिएशन ले रही थी ना, तो वहाँ नानावती में बहुत सारे मैं पेशेंट्स को देखी। वो लोग का हुँ, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी हो चुका है ब्रेन का। तो वो ओके। लोग अब मतलब 3 इयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, बट इसलिए मैं बोल रही थी ना कि अर्ली डायग्नोसिस इज़ अ मस्ट। कुछ भी हो ना, हेडेक हो, जैसे देखो मेरा बोन में भी पेन हुआ, तो मैं इग्नोर की। लगा कि मुझे ट्रांसवर्स प्रोसेस का फ्रैक्चर का पेन है। मुझे हेडेक भी हुआ, तो मैं इग्नोर की। तो फिर हुँ, वो बट हाँ, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑलवेज़ ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। और सप्लीमेंट्स लो, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट्स लेने से ही मतलब कुछ खराब हो, अच्छी है सप्लीमेंट्स। हाँ, बट कब लेना है, जैसे ब्रेकफ़ास्ट अगर पोहा ले रहे हो, तो उसमें थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ करो। उसके बाद हाँ, मैं जो सप्लीमेंट है ना आयरन का, कोई भी जो भी हो सप्लीमेंट आयरन का वो लो। बिलोंग लो हुँ, या फिर कोई दूसरा सप्लीमेंट आप लेते हो, कोई भी कंपनी का, तो वो ले सकते हो। फिर जो हुँ, हुँ, कैल्शियम हुआ वो मेन मील के बाद, जैसे लंच हुआ
तो उसके बाद कैल्शियम लो, कैल्शियम के साथ विटामिन डी अगर है तो वो लो, नट्स इवनिंग में नट्स हुआ, सीड्स हुआ, फिर एक ट्रायल मिक्स करके आता है, एक फार्मले का ना पंच मेवा आता है, जिसको भी शुगर नहीं है उसको बहुत वो इफेक्टिव रहता है, वो मेरे पास ही वो रहता है, इस घर में भी उस घर में भी ये रहता है ये, ठीक है ये वाला। तो कभी भी मंचिंग का मन हो ना तो ये वाला मंच करो, दूसरा वो सब जो वो ऑयल फ्राइड रहता है वो सब नहीं। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स है बिल्कुल भी 4-5 साल तक ठीक है, तो वो बोलते कि चलो अब तो ठीक है, अब चलो थोड़ा सा रेस्टोरेंट ये सब जाए। बट एक चीज है ना कि टीएनबीसी को 5 इयर्स अगर कुछ नहीं आए तो वो फिर कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। पर दूसरे जो है ना ERPR पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, ये लोग को फिर भी आने का चांसेस रहता है। टीएनबीसी का फर्स्ट 3 इयर्स मेन रहता है, ठीक है, 3 इयर्स अगर कट गया तो फिर चांसेस बहुत कम है आने का लौट के। और उसके बाद अगर आया भी, क्योंकि मेरी एक मतलब मेरे से सीनियर है, उनका एज 58 है, तो उनका आया तो वो टाटा मेमोरियल ट्रीटमेंट करा रही थी, उसका 4 इयर्स बाद आया, तो लोकलाइज्ड है, ब्रेस्ट में ही है, फिर उसको 12 केमोस लगे। टीएनबीसी था उनको? टीएनबीसी का, हाँ, 4 इयर्स बाद आया, ठीक है, वो 4 इयर्स सर्वाइव, मतलब सर्वाइवल, वो भी वॉरियर ही हुई, सर्वाइवल नहीं हुई, क्योंकि वो लड़ रही है अभी भी। तो लेकिन उसका ना ब्रेस्ट में ही आया, लोकलाइज्ड है, कहीं दूसरे जगह नहीं गया। अब ये कब होता है ना, जब लिम्फ नोड मेटास्टैटिक हो, जैसे मेरा लिम्फ नोड ही मेटास्टेसिस था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ये कैसे मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, तो वो जरूर मुझे शांत करने के लिए बोले, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस मतलब वो ब्लड में जा चुका है, लिम्फ में जाना मतलब वो जा चुका है, तो वो कभी, हाँ, किसी का लेट से आएगा, किसी का जल्दी आएगा। तो मेरा रिकरेंस जल्दी मतलब 1.5 साल बाद हुआ, 1.5 साल बाद, क्योंकि मेरा Ki-67 ज्यादा था और फिर मेरा जो लिम्फ नोड पॉजिटिव था बट वो मेटास्टैटिक था, तो मतलब वो निकल चुका था। लंपेक्टमी भी हुआ ना आपका? लंपेक्टमी हुआ है ना? लंपेक्टमी, हाँ, लंपेक्टमी। तो एक दिमाग में ऐसा आ जाता है ना कि पूरा मस्टेक्टमी करा लेते तो नहीं आता, ऐसा भी होता है। उस ये पे आप एकदम ही गलत है, ये एकदम ही गलत है, ये एकदम गलत है। वो नहीं नहीं, लंपेक्टमी मैस्टेक्टमी वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपका ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है उससे मैस्टेक्टमी लंपेक्टमी डिसाइड करता है। और एक बात है, जो एजेड पेशेंट्स है ना, मान लो 65-70 हुआ, वो लोग का मैस्टेक्टमी वो लोग कर देते हैं। बट अभी मतलब मेरे हिसाब से मेरा जो स्टेज था उसमें डॉक्टर ने बोला था लंपेक्टमी एकदम ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एकदम गलत बात है कि मैस्टेक्टमी से पूरा ठीक हो जाएगा, लंपेक्टमी किए तो मेरा ठीक नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे आपने लंपेक्टमी की और आपका सेकंड टाइम थर्ड टाइम आ गया तो सब एडवाइस करने लग जाते हैं, अरे आप ब्रेस्ट हटवा देना चाहिए था, ब्रेस्ट हटवा देना, ऐसे एडवाइस करते हैं लोग, बहुत ऐसा एकदम नहीं, ऐसा एकदम ही गलत है, ये एकदम ही गलत है, वो नहीं होता है। क्योंकि जो मैस्टेक्टमी है वो डिसाइड, वो लोग ऑपरेशन टेबल पे डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मैस्टेक्टमी ट्यूमर साइज कितना बड़ा है, क्योंकि फिर से वो लोग एक बायोप्सी करते हैं। अब मेरे केस में ये हुआ, पता नहीं दूसरे डॉक्टर्स क्या, मुझे नहीं पता है, बट मेरे केस में मैंने इनको बोला था कि मेरा एज 47 है तो आप मैस्टेक्टमी कर दो, क्योंकि मेरे ननद को भी ब्रेस्ट कैंसर था, मेरी सास को भी ब्रेस्ट कैंसर था, तो वो लोग सबका मैस्टेक्टमी हुआ, तो आज से 20 इयर्स पहले। तो मैंने इनको बोला था मैस्टेक्टमी कर दो, तो वो बोले कि नहीं मैस्टेक्टमी हम लोग नहीं करेंगे तुम्हारा, क्योंकि उससे तुमको ज्यादा खतरा है। तो बोले क्यों खतरा? बोले हाँ तुमको है उससे ज्यादा, तो तुमको लंपेक्टमी करेंगे, लिम्फ नोड मार्जिन से हम लोग पूरा निकाल देंगे जितना भी लिम्फ नोड्स में गया है। तो वो बोले कि हम तो निकाल दिए, तो उस टाइम तो हम नहीं थे, तो मतलब मेरे हस्बैंड को बोले शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट हाँ रिस्क तो थोड़ा रहता ही है कि Ki-67 हाई है। तो ठीक है, अभी तो मैंने बोला ना, मैं 4 दिन से चैम्बर जाना भी शुरू की हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो फिर देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नंबर बताया था ना, RCB 9 कुछ आया था आपका, वो क्या कुछ बोला था ना शुरुआत में, क्या आपका क्या 9 आया था, स्कोर 9 आया था आपका। आरबी स्कोर, आरबी स्कोर, हाँ, आपका आरबी स्कोर 9 था ना? आप ना सिर्फ लोगों को कितना 8? हाँ जी, मेरा 8 था। अच्छा, आरबी स्कोर 9 एकदम लास्ट है मेरा। वो जेनेटिक वो जो टेस्ट होता है ना, BRCA1 BRCA2, वो भी मेरा नेगेटिव ही है, क्योंकि थोड़ा ये अगर पॉजिटिव रहता तो टारगेटेड होता, पैल्बोसिक्लिब ये सब होता, तो नहीं है, मेरा नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। इम्यूनोथेरेपी का PDL टेस्ट होता है, तो इम्यूनोथेरेपी 10% पॉजिटिव है, वो PDL टेस्ट होता है, वो उन लोग वहां पे मेरा PDL भी किए हैं,
पर देखो कोलकाता के डॉक्टर को हम क्यों नहीं दिखाते, यहाँ पे हम दिखाए भी थे, तो उन्होंने बोला इम्यूनोथेरेपी करेंगे। वो 20 हुँ, लैक्स होता है, 10 मतलब 10 लैक्स आपको पे करना होता है। वो किरण एक प्रोग्राम आया है, तो मैं जाकर नानावती में पूछी तो वो लोग बोले, देखो उसका प्राइस पहले 64 लैक्स था, आफ्टर दैट वो 34 लैक्स हुआ, अभी वो 20 लैक्स हुआ, अभी और कम होगा। तो हुँ, तुम हुँ, मत हम लोग नहीं करेंगे इम्यूनोथेरेपी। वो दैट इज़ लास्ट ट्रीटमेंट, वो लास्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रखते हैं। वो नहीं हुँ, करेंगे जब तक कीमो वो बोलते हैं ना कि जब तक गोली से काम चलेगा, आई मीन कैप्सिटोबिन से। जब तक कैप्सिटोबिन से काम चलेगा, तो हम लोग नहीं करेंगे। और ये रिकरेंस का बात तो दिमाग से निकाल ही दो। वो देखो लोग अगर किसी को भी जाना रहता ना, वो ऐसे भी चले जाएँगे, कार्डियक से चले जाते हैं। अभी 30-32 साल के बच्चे लोग कार्डियक से जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर हुआ तो हम चले जाएँगे और नहीं हुआ तो हम नहीं, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत मतलब कैंसर से भी ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि मुझे ये कुछ नहीं लगता कि मैं जब गिर गई थी, फिर मेरा एक बार माथा में मेरा एक बार चोट आया था, तो मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं लगता है। अब चलो ब्रेन में अभी 1 महीना तो डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएँगे। ड्यूरिंग रेडिएशन हो सकता है, आफ्टर रेडिएशन हो सकता है, बट मेरा हेडेक-वेडेक पूरा ही चला गया। मतलब पहले होता भी था तो वो अब चला गया। अब तो मुझे लगता है कि चलो ईश्वर की दया से वो मेबी उसी के कारण हो रहा था, तो वो मेरा पूरा हुँ, चला गया। क्योंकि मैं अभी चैम्बर जा रहा हाँ, ये है कि ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना है, ज़्यादा स्क्रीन हुँ, नहीं कल मेरा बोला ना नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। मैं इतनी कोशिश की मतलब लाइव में आऊँ बट नहीं आया। तो फिर अभी है ना, तो अभी आज भी मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है कि चलो अभी रखेंगे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे और फिर चले जाएँगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए मैं अपना जर्नी पूरा बता दिया, किसी दिन लाइव में आके मैं थोड़ा बता दूँगी क्या लेना है, कब लेना है, सप्लीमेंट्स कब क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो है ना, कब क्या खाओगे, नहीं खाओगे, ये डाइट पे पूरा डिपेंड करता है। ये जो कीमो है, पूरा डाइट पे डिपेंड करता है। डाइट अच्छी है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब अच्छा ब्रेन में आपकी ही एनर्जी लेवल कैसा है आपका? हाँ? आपका एनर्जी लेवल कैसा है? पहले से तो बहुत बढ़ गया। सही में बोलती हूँ, पहले से बहुत बढ़ गया। पहले तो एकदम पता चला ब्रेन में तो थोड़ा ये हुआ, लेकिन हाँ, अभी तो जैसे थोड़ा-सा भी बाल आता है ना, तो मैं चेंबर चली जाती हूँ, अदरवाइज़ बाल नहीं रहता तो वो विग पहन के जाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं विग पहनती भी नहीं हूँ ज़्यादा, है घर में रखा हुआ, तो नहीं पहनती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स लोग घर में आते हैं और घर में भी किसी को मतलब डाइट चार्ट देना रहा तो बुला लेती हूँ। तो अभी तो मम्मी के घर में हूँ, फिर वो वाले घर में मेरा चेंबर यहाँ से मेरा नज़दीक है थोड़ा। तो अभी क्या होता है ना, कुछ इन-लॉज़ है बहुत उल्टा-सीधा बात करते हैं, तो मुझे पसंद नहीं। वो लोग कहते हैं कि मेरी सास को भी जब हुआ था ना, तो उनका वही मेरे से जैसा ही था। पहले ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट हुआ कोलकाता में ही, फिर बोन मेट्स आज से हुँ, 15 साल पहले, फिर उनका ब्रेन में गया। फिर ब्रेन के जाने के बाद वो 15 डेज़ में ऐसा। तो फिर हम वो सब ये बहुत कोई बोलते हैं इनको मेरे हस्बैंड को ट्रीटमेंट बंद करो। तो हम बोले कि हम ज़्यादा मम्मी के घर में रहेंगे और रात को उस घर में जाएँगे। हमको चैम्बर अभी वो लोग सुनेंगे ना कि मैं चैम्बर जाती हूँ, तो वो और उनको लगेगा कि बाप रे! ये चैम्बर कैसे जा रही है, इसका तो रेडिएशन हुआ, ये हुआ, वो। तो मुझे नेगेटिव लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मतलब पहले मैं इतनी नेगेटिविटी में थी और मैंने इतना मेरा मेरा कैंसर तो मुझे लगता है स्ट्रेस के कारण ही आया, क्योंकि मेरा 20-20 सेकंड से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, बहुत ही हाई। हुँ, मतलब यू कांट इमेजिन कि किसी को मैं 3 टाइम्स इंसुलिन ले रही हूँ, मेडिकेशंस पे हूँ, स्टिल माय शुगर लेवल वाज़ 270 टू 80 पीपी में। तो बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रेस था। एक तो मेरा मतलब बेटा के लिए थोड़ा स्ट्रेस था ही, उसको करना, बड़ा करना। तो चलो वो हुँ, हो गया, यूएस में सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। उसके हुँ, बाद मेरे इन-लॉज़ बहुत कुछ बोलते थे, तो मुझे वो सब मैं एकदम भूलना चाहती हूँ। मैं वो सब याद नहीं रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं घर की छोटी बहू हूँ, मेरे ऊपर बहुत आफ्टर मैरिज मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बिफोर मैरिज मैं ओनली चाइल्ड थी, इकलौती बेटी मम्मी-पापा की, तो बहुत प्यार से पली-बड़ी। आफ्टर मैरिज पूरा उल्टा हो गया मेरे साथ। मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए। मेरी ननद लोग ने सब बोला बहुत कैरियरिस्टिक लड़की है, तो क्या ये मतलब संसार सँभालेगी? बट फिर हुँ, भी मैंने क्योंकि देखो बंगालीज़ में ऐसा होता है कि थोड़ा-सा सबको ये करके रखना, बट मैं तो रांची से पली-बड़ी हूँ, तो मेरे हस्बैंड हम लोग का अरेंज मैरिज है, बट मेरे हस्बैंड बोले थे कि ये लड़की पढ़ने में अच्छी है, तो हम इसी से शादी करेंगे। तो उस टाइम मैं एमएससी कर रही थी, फूड एंड न्यूट्रिशन में। फिर अब क्या हुआ, अब हुँ, मेरा एमएससी का जब लास्ट ईयर था तब मेरी शादी हो गई, तो मुझे तो एमएससी करना ही था ना, तो मैं छोड़ दूँ क्या?
तो फिर हुँ, मैंने एमएससी किया, तो वही सब जब मैं पढ़ती थी वही रूम बंद करके, तो मेरा हुँ, घर भी बहुत छोटा था, 2 रूम का एकदम छोटा-सा एक फ्लैट था। तो वही सब आके हुँ, बोलते थे कि शादी के बाद खाना बनाना मैं बट खाना-वाना सब बना कर ही करती थी। बट फिर भी ननद को ऐसा लगता था कि अब ये पढ़ रही है। फिर मैंने जब एमएससी कंप्लीट भी कर दी, तो मेरा जॉब भी लगा था, मैं जॉब भी छोड़ दी इन लोगों के लिए। तो वो मेरे एक माइंड में ना बहुत ये हुआ। फिर मैं चली गई कल्याणी, कोलकाता से दूर है कल्याणी, 1.5 घंटे का जर्नी। मैं हस्बैंड को बोली मैं यहाँ नहीं रहूँगी क्योंकि इतना कुछ सुन नहीं सकती मैं। क्योंकि मेरा हुँ, बेटा का आँखों में एट द एज ऑफ 3.5 ही हैज़ 9 पावर -9, तो सोच लो हुँ, कितना हुँ, ज़्यादा पावर है। तो सब बोलने लगे हुँ, कि एक ही बेटा है, मतलब मेरी ननद को भी नहीं है, मेरी 2 जेठानी को भी नहीं है, तो इसको मत पढ़ाओ, ज़्यादा मत पढ़ाओ इसको, हम लोग दुकान-वुकान खोल देंगे। तो वो मेरे में माइंड में बहुत इफ़ेक्ट कर गया। तो मैं कल्याणी लेके चली गई, तो बेटा के ऊपर मतलब फॉर द सेक ऑफ माय चाइल्ड मैं स्कूल जॉइन कर ली। मैं डायटीशियन वाला हुँ, कोर्स ही छोड़ दी। बोले चलो उसको पढ़ाते हैं अब। तो मेरा हुँ, एम हो हुँ, गया कि उसको ही पढ़ाना है, तो उसको पढ़ाते-पढ़ाते वो जब एनएसटीएस एग्ज़ाम दिया, उसको कॉम्पिटिशन्स में बैठाना, ये छोटे से ही वो अच्छा करता था। तो मैं हमेशा हुँ, मतलब भगवान ईश्वर से मैं बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ़ यही बोलती थी कि मेरे बेटे को किसी तरह से बड़ा कर दो भगवान, इतना इतना कुछ सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरा हुँ, हुँ, बेटा जब मतलब बोर्ड में टॉप किया, फिर उसका नाम पेपर-वेपर में आया, टीवी में दिखाया, तब भी सब बोलने लगे बाप रे! इतना अच्छा है। तो फिर भी मैं बोली मैं इधर आऊँगी नहीं, बाप रे! वो नज़र लग जाता है। फिर 12th हाँ, बोर्ड में भी वो टॉप किया। फिर हुँ, वो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक होता है केवीपीवाई, तो आईआईटी में हुँ, भी खड़गपुर में मिला और फिर किशोर वैज्ञानिक में ऑल इंडिया रैंक उसका 2 था। तब जाके मैं हुँ, कोलकाता आई। नहीं तो उतना दिन हुँ, तक वहीं एक गाँव जैसा एक शहर शहर नहीं बोल सकती हूँ, वहीं पे वो था। फिर यहाँ अब पर तो आई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये तो मतलब बच्चे को आपने वो उस तो जगह वो है, बहुत बड़ा वो सही में बोलोगी तो वो मेरी अचीवमेंट है, इसीलिए ना मैं इतना लड़ सकती हूँ। बस मैं बेटा के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं बोलती हूँ ना यहाँ पे भी बोलती हूँ सबको कि मैं हुँ, उस फॉर द सेक ऑफ माय चाइल्ड आई कैन डू एवरीथिंग। मेरे मतलब डॉक्टर्स भी जानते हैं कि अंकिता सब कुछ कर सकती है। उसको जब तक होगा हुँ, वो मतलब अभी भी हम उसको बोलते हैं। वो मई में आया था, मई जून में, तो बोला कि उसको वॉशिंगटन जाना है पेपर प्रेजेंटेशन में, तो बोला कि मम्मी हम जनवरी में आएँगे। तो हम बोले नहीं, हुँ, तुम्हारा पहले पढ़ाई है, तुम पहले पढ़ाई करोगे, अगर तुमको होगा तब तुम आओगे। अदरवाइज़ तुम जानते हो कि मैं कितना मतलब पढ़ाई का ये करती हूँ। तो तुम स्कूल में भी डिसिप्लिन मिनिस्टर थे, बहुत कुछ तुमने अचीव किया, तो मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि तुम इतना कुछ अचीव कर सकते हो। सही बोलती हूँ मैं, मुझे मतलब ये ईश्वर की ही लगता नहीं है सही कुछ में देन बहुत है। बड़ा देखिए आप सैक्रिफाइस भी किया है। इस मोमेंट में आपके ब्रेन तक पहुँच गया है। एक मोमेंट दिमाग में आता है यार क्या पता मैं बचूँगी, नहीं बचूँगी, मेरे बच्चे को मैं अपने पास ही ले आऊँ। एक मतलबी सा लगता है एकदम ऐसा लेकिन बोल सकते हैं। मुझे है कि नहीं, अभी भी मैं उसको बोलती हूँ ना, उसका 23 इयर्स है, तब 24 होने वाला है सितंबर में। तो मैं बोलती हूँ कि देखो तुम इस टाइम बहुत कुछ अचीव कर लिए हो, ठीक है? बट उसको ना ज़रा वो उसका यूट्यूब चैनल है, मैंने तुम्हें बताया था उसका यूट्यूब मतलब हाँ, हाँ। 10, 11, 12 का चैनल है, तो उसका भी बहुत सब्सक्राइबर है। वो सिर्फ़ हुँ, बताता है ट्रिक्स कैसे एनटीएससी क्लियर करते हैं, कैसे आईआईटी क्रैक करते हैं, कैसे आरएमओ क्रैक करते हैं। तो उसका जो हुँ, हुँ, एजुकेशनल चैनल है ना, वहाँ भी वो फ्री में सबको बुक्स वुक्स सब कर देता है, तो वो भी ऐसे ही है। तो हम उसको हुँ। डाँटते हैं कभी-कभी कि तुम रात-रात जग के यूट्यूब करता है, फिर अपना पीएचडी का प्रोग्राम है वो करना, बट वो करता है, बहुत हेल्प करता है सबको, यही मतलब भगवान ईश्वर की देखिए दया है कि चलो अच्छा है जी। हो गया। आपकी जो मेहनत थी वो भी काम आई ना, देखो आपका बच्चा कहाँ पहुँच गया और आप भी इन चीज़ों से लड़ के अब निकल जाएँगी अब बस मतलब है आपके नज़दीक है हाँ, आपका तो जो वही तो होता है ना कि सब कोई बोलते हैं कि अरे हेयर नहीं है, तो मेरे नाखून ऐसे हो गए, तो मैं तो कुछ भी मेकअप नहीं मतलब कुछ नहीं लगाती, इवन पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, नथिंग लिपस्टिक-विपस्टिक तो दूर की बात है। मेरा जब से मेरा हुँ, रिकरेंस हुआ ना, मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मेरे बेटे के कन्वोकेशन में गई थी तो जस्ट थोड़ा-सा एक बिंदी लगा के, एक पाउडर लगा के, बट जब से मेरा उसके बाद रिकरेंस हुआ, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। मैं बोली नहीं चलो ठीक है, जब तक चलेगा, चलेगा, यही है। नहीं आप तो करो ना डॉक्टर अभी अच्छे से रहो आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होगा और हर इंसान का खुद का भी होता है कि मैं नेचुरल तरीके से ही मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस फ़ील हाँ। होगा तो ऐसे अब जो भी आपको है अच्छा बस ईश्वर ने जैसे बनाया, बनाया ना अब ठीक है उसमें क्या है। हाँ, लेकिन मैं बोली ना कि यहाँ पे सब ब्रेन सुन के डर जाते हैं, तो मैंने ऐसे-ऐसे सीकेडी पेशेंट को देखा ना, किडनी जिसका हुँ, डायलिसिस होता है,
उनको बहुत ही तकलीफ है, वो तकलीफ तो तुम सहन ही नहीं मतलब सोच ही नहीं सकती हो। मतलब किसी को भी जब कैंसर में हम बोले ना कि हम लोग को 15 डेज़, 20 डेज़ का गैप मिलता है, जितना मन है हुँ, खाओ। बट वहाँ हाँ, पे तो डायलिसिस में ऐसा होता है कि ज़्यादा शुगर खाओ मतलब ज़्यादा करके लोगों का शुगर फॉल हो जाता है, मीठा-वोठा ज़्यादा खाना पड़ता है। बट एक-एक इंजेक्शंस रहता है, वो इतना पेनफुल रहता है, वो मतलब पूछो मत। क्योंकि वो लोग का हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, तो प्लेटलेट हीमोग्लोबिन ही मेन डाउन होता है। मतलब वीक में 3 डेज़ डायलिसिस मतलब कितना कष्टदायक है ना ये। अब वही नहीं हम आपको बोलते देख वहाँ के पे पता है अच्छा आपको मैंने बातें की थी आपसे, आपको जस्ट देख के मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है कि आप अपने अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रही हैं और इ इतने टफ उससे निकल के आप बहुत अच्छे से निकल कर आई हैं। तो ईश्वर से तो प्रार्थना हाँ, है अंकिता जी, आप और अच्छी होएँ, हेल्दी रहें, अपने बच्चे की शादी, दादी बने आप, पोते-पोती हाँ, सब देखें। वो तो पता नहीं वो ईश्वर की दया है क्योंकि हम लोग शादी तो 27, 28 के पहले देते नहीं हैं। वो मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया, जो होगा देखा ऐसा जाएगा होगा, बट हाँ ऐसा पॉसिबल होगा। हम मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, हम देखेंगे भई आपके बच्चे की शादी, आपके पोता-पोती सब देखेंगे। वही हम सोचते हैं ना, हमेशा लेट्स होप फॉर द बेस्ट मतलब चिंता मत करो। ऐसा तो मैंने बोला ना कि मैं तो सारा दिन में 30 मेडिसिन्स लेती हूँ। मेरा शुगर का हुँ, 6 मेडिसिन है, केमो का 4 हुँ, मेडिसिन है, इंसुलिन है, उसके बाद ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स है। तो क्या है तो मैं तो एकदम क्या बोले ऐसे एग्ज़ाम्पल हूँ ना सबके सामने तो वही मैं ठीक तुम्हारे है। चैनल में आना चाहती थी। इसीलिए मैंने बोला ना कि अरे जब कोई भी ब्रेन सुना तो इतना घबरा क्यों गया? बट अब ये देखो एक बात मैं बोलती हूँ, मेरा 1 घंटा हो भी गया। एक बात मैं बोलती हूँ, अगर मान लो ब्रेन में हो गया और वो डायग्नोज़ नहीं हुआ और वो गैंग्लिया नर्व्स पूरा टच कर गया, तब क्या होगा? हुँ, हुँ, हुँ। द डेथ विल बिकम मोर पेनफुल। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे ना कैंसर का तो डेथ विल बिकम मोर पेनफुल। वो तो आप सहन नहीं कर सकोगे वो। तो क्या हुँ, ज़रूरत है पहले मैंने बोला मुझे डॉक्टर ने मई में बुलाया था, मेरी गलती थी मैं गई जुलाई में। मुझे डॉक्टर ने हुँ, आफ्टर मतलब जो फर्स्ट बार हुआ था रेडिएशन बोला था कैप्सिटमिन लेने, मैंने नहीं लिया। फिर मेरा सेकंड टाइम रिकरेंस में पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स टू थेरेपी हो गया। अभी विश्वास नहीं करोगी, मेरा कहीं भी पेन नहीं है, मैं पैदल जाती हूँ चेंबर। मैं रिक्शा करती नहीं हूँ, मैं अपनी गाड़ी से भी नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर वो यहाँ से इतना तक है तो वो क्यों ड्राइवर को लेना पैसा देना फालतू में, नहीं हुँ, जाती हूँ। हुँ, तो ठीक है, वहाँ पे मिलती हूँ क्लाइंट से तो अच्छा भी लगता है, इतनी सारी पेशेंट्स को देखती हूँ तो वही उन लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग क्यों घबराते हो? मेरे को देखो मैं तो कैंसर वॉरियर हूँ, नॉट अ सर्वाइवर मैं क्योंकि मैं 3 साल से लड़ रही हूँ ना, ये कैंसर वॉरियर हुआ तो ठीक है चलो, तो वो भी मेरे को देख के बहुत ये होते कि मैम अगर आप कर सकते हो, तो हम लोग क्यों नहीं कर किसी-किसी को ऐसा होता है ना कॉपर रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना होता है, यहाँ तक कि जिसमें कॉपर एवरी वेजिटेबल्स में कॉपर है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड डाइट विल्सन डिजीज़ होता है, तो वो हुँ, भी तो हुँ, लड़ हुँ, रहे हैं, अभी तक 5 साल तक वो ठीक है, तो कैसे हैं? सही। तो इसलिए डर चलिए ठीक अब है। तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, हम सभी खाना अच्छे से खाकर हुँ। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, हमारे लंग्स, लीवर हाँ, अच्छे हैं, तो हम अपनी मेहनत कर सकते हैं। हाँ, हाँ, और अभी तो अंकिता इंटरनल ऑर्गन्स का भी जो कैंसर है वो भी तो ट्रीटमेंट हो रहा है, कितना मतलब इंटेस्टाइन में किसी को हो रहा है, तो किसी को दूसरे जगह पे हो रहा है, लंग कल तो मेरी एक दोस्त का फ़ोन है, उसके हस्बैंड को लंग कैंसर हुआ है, 6 केमो बोला तो वो सुन के ही एकदम घबरा मतलब किसी-किसी होता है ना, जब फ़ियर ऑफ डेथ खत्म हो जाते हैं, वो डर से ही, तो उसके हस्बैंड को हुँ, वैसे ही हो गया। उसके हस्बैंड भी ज़्यादा एज के नहीं है, वही 50-51 के हैं, तो मतलब मेरे ही एज के हैं। तो बोले कि हुँ, हम हुँ, नहीं लेंगे ट्रीटमेंट, तो फिर ज़बरदस्ती उनका बेटा डॉक्टर है, तो ज़बरदस्ती में 1 केमो लिया, तो 1 केमो लेने के बाद वो सारा टाइम सो रहे, तो हम बोले उसको मत सो, उनको खिलाओ तुम। उनको बता दिए कि ऐसा-ऐसा खिलाओ, बोले हम दाल-सब्जी खाएँगे और कुछ नहीं खाएँगे। ईश्वर हमको अगर बचाएँगे तो बचाएँगे, बोले ऐसा कभी थोड़ी होता है, ईश्वर क्या हाँ, देखेंगे? हाँ। तुमको भी तो अब ट्राई करना इसके लिए पड़ेगा। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, सही कह रही हैं आप हुँ। अंकिता जी। तो वो बोले कि सारा दिन सो रहे हैं, वो कुछ नहीं खाना-पीना कर रहे हैं। हम बोले ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा तो फिर केमो नहीं ले सकेंगे और केमो नहीं ले सकेंगे तो वो डिज़ीज़ ठीक नहीं होगा क्योंकि वो कैंसर सेल मारते हैं और साइड में जितना भी हेल्दी सेल रहता है ना, वो सबको मारते हैं। तो वो हेल्दी हुँ, सेल्स को ठीक करने के लिए तो हमको खाना खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ हुँ, आवर प्लेटलेट्स विल गो डाउन, हीमोग्लोबिन विल गो डाउन, डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी काउंट कम तब भी वो केमो नहीं देंगे, लिम्फोसाइट सब कुछ खराब हो जाएगा ना। तो वही हम सही। समझाएँ बहुत तो बोले कि आज उनको फ़ोन की तो बोली तुम थोड़ा भैया जी से बात करो, हमरे तुम बताना आज तो नहीं होगा, मैं थोड़ा जाऊँगी बर्थडे पार्टी पे, तो कल हम उनसे हुँ, बात करते हैं। बोले वो एकदम खाना-पीना नहीं चाह रहे।
बोले कि अब ईश्वर नहीं चाहते हम बचे, इसलिए ना हमको ऐसा बीमारी दी है। तो मेरा सब रिपोर्ट्स उसको भेजे कि ये रिपोर्ट्स दिखाओ, दिखा के हुँ, बोलो कि वो मुझे पहचानती है, मतलब स्कूल फ्रेंड है, उसका हस्बैंड नहीं पहचानते बट वो मुझे छोटे से जानती है। तो वही बोली कि हम तुम्हारा रिपोर्ट्स दिखाएँ तब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि ईश्वर शायद उसको बचा के रखे। तो बोले ऐसा नहीं होता है, अपने अपने को भी लेकिन वो ट्राई करें। जस्टिफ़ाई इंसान ना जब नेगेटिव हो जाता है ना तो खुद को इधर-उधर की बातों से जस्टिफ़ाई कर लेता है। बट सही ये है। है ना कि नेगेटिव वही तो नेगेटिविटी तो सबसे खराब है। इसमें तो हुँ, है ना डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था, 5.5 साल का लड़ाई है ये। सॉरी 5.5 महीना का लड़ाई है फर्स्ट टाइम। तो ये तो तुमको हुँ, लड़ना है। तो फिर वही है ना फाइट करना है। अब तो मैं एकदम ठीक करके गई थी कि पोर्ट करा लूँगी, डॉक्टर से भी बोल दिया मैंने। तो मेरे डॉक्टर हुँ, बहुत हुँ। अच्छे जो सर्जन है मेरे, वो बोले कि हाँ, पोर्ट कर देंगे तो बोले हम बोले जीए करिएगा ना जनरल एनेस्थीसिया बोले नहीं लोकल करेंगे हम अरे बाप रे लोकल! बोले हम सामने मतलब मेरा कभी लोकल हुआ नहीं है। तो बोले मैं सामने हुँ, रहूँगा ना तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, क्या डर है? हम बोले ठीक है करा लेंगे। तो इस टाइम में बोले कि मेरा सही में वेन्स मिलने में प्रॉब्लम क्योंकि मेरा 15 कीमोज़ हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड मिला के 15 टू 16 हो चुका है। तो इस बार पोर्ट करा लेंगे। तो हम बोले हाँ, चलो करा लेंगे जो भी होगा, होगा चलो। अच्छा, उसके बाद वेन्स प्रॉब्लम हो गया। ओके। ओके अंकिता जी, ठीक है। आपकी पूरी जर्नी सुन के, आपके एक्सपीरियंस सुन के बहुत मोटिवेशन मिलेगा बहुत लोगों को क्योंकि सेकंड टाइम आने के बाद ये जैसे आपका बोन में आया, ब्रेन में आया, बंदा टूट जाता है मतलब जीने की इच्छा एकदम डेड हो जाती है। उनको एक बार ऐसे लगने लग जाता है कि बस अब मेरा शायद दिन मेरे इतने ही हैं, एक फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन आप भी इन चीज़ों से निकल रही हैं और हमारे साथ जुड़ी रहेंगी तो हम आपको देखते रहेंगे कि हाँ, हाँ। अंकिता जी भी अभी कर रही हैं, अपने क्योंकि ऊपर काम कर रही पैलिएटिव जो होता है ना, वो पैलिएटिव में ऐसे ही रहता है, बहुत कोई पैलिएटिव में 10 इयर्स भी सर्वाइव करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, बट हाँ, ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट, ट्रीटमेंट लेना हैं। है, ठीक है? ठीक हाँ जी। ठीक है अंकिता जी कुछ आप अपने व्यूअर्स को जो आपके जैसी जर्नी से निकल रहे हो या जस्ट उनको पता लगा हो सेकंड टाइम उनको कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा कहना चाहेंगी आप उनको कि क्या करें या क्या सोचें और इस जर्नी को कैसे निकालें? कुछ हाँ, यही है अपनी कि तरफ जिसका सेकंड टाइम रिकरेंस हुआ ना, पहले तो वो घबराएँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिकरेंस भी होता है फर्स्ट और बी पॉजिटिव अच्छी डाइट लेना है। डाइट इज़ मतलब क्या बोले सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है कैंसर में तो वो डाइट है। अगर डाइट हुँ, लोगे तो फाइट कर लोगे, कुछ भी कीमो का कुछ साइड इफेक्ट नहीं आएगा। मेरे को मैंने बोला मुझे कार्बोप्लेटिन और ये लगा, नहीं हुँ, आएगा हुँ, एंड बी पॉजिटिव आल्सो, बी हैप्पी मतलब कुछ भी है ना तो जाके एन्जॉय करो क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा लाइफ स्पैन अब तुम्हारा लिमिटेड अगर तुम सोचते हो लिमिटेड है, मैं नहीं सोचती बिल्कुल भी कि लिमिटेड है, ठीक है? बट मेरा है लिमिटेड बट मैं नहीं सोचती। तो ब्रेन में क्या है तो चलो अगर 2 साल भी होगा तो हो, बहुत जी लिया मैंने। तो अभी अभी मैंने तो नानावती 17-18 इयर्स के बच्चे को देख रही हूँ हो रहा है, तो अब क्या है? तो बी हुँ, पॉजिटिव जब भी हो थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, ड्यूरिंग केमो नहीं, केमो के बाद थोड़ा भगवान ईश्वर को जो मानते हो वो ईश्वर के पास जाओ, मंदिर में जाओ, थोड़ा शांति मिलेगी, मेडिटेट करो, योगा मेडिटेशन अगर हो तो वो करो। प्राणायाम इज़ हुँ, मतलब वेरी गुड ऑप्शन। सुबह में उठ के हुँ, थोड़ा-सा जो कपालभाति है ना, अगर नहीं भी हो सके तो 20 मिनट्स ही करो कपालभाति, अनुलोम-विलोम, बस इतना ओके। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं नींद से सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ तो मुझे नहीं होता है। तो मैं वो 6 बजे उठ के 6 बजे से 6:20 तक करती हूँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे ना वो अच्छा भी नहीं लगता करना मैं सच बोलती हूँ बट वो है, ज़रूरी है, ब्रेन के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि एसी में रहना थोड़ा मना है ब्रेन में। तो इसलिए ओके, मतलब ठीक है चलो वो सब करो बट हाँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, कुछ नहीं होता है। अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, अभी ब्रेन का बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। यहाँ तक भी मैं बोल रही हूँ ब्रेन में केमो नहीं काम करता, ब्रेन में टारगेटेड रेडिएशन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा टीएनबीसी है तो मेरा टारगेटेड थेरेपी नहीं होगा, टारगेटेड मतलब बॉडी में टारगेटेड थेरेपी नहीं होगा। केमो का जो हम लोग होता है ना केमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सब है, तो बॉडी में नहीं बट ब्रेन में टारगेटेड ही होता है, ठीक है? ब्रेन में वो मतलब जितना भी रहता है वो लेसन को निकाल देते हैं, फिर वो 3-4 मंथ्स बाद देखते हैं। पेट स्कैन ही करते हैं, एमआरआई नहीं करेंगे, पेट स्कैन करके देखेंगे। अगर उसमें कुछ हुआ तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा, उसमें क्या है? डॉक्टर ने तो मैं तो पहले ही डॉक्टर से पूछ ली कि अगर मान लो कुछ हुआ,
तब क्या करेंगे? तो बोले फिर ट्रीटमेंट होगा, उसमें घबराने की क्या बात। हाँ, बट बी केयरफुल, थोड़ा-सा भी जैसे मैं देखो अभी मेरा हेडेक नहीं हो रहा, अगर मुझे हेडेक हुआ तो मैं तुरंत कंसल्टेशन पे जाऊँगी डॉक्टर के पास, अब तो पता चल गया, तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो फ़ॉलो-अप होगा वो क्या-क्या टेस्ट होंगे अभी आपको पता है हाँ, उसके बारे में? खाली पेट सीटी होगा। पेट होगा, ओके। ओके पेट स्कैन। अंकिता जी नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ़ॉलो-अप से आएँ तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें कि हाँ, आपका हाँ, पेट स्कैन ज़रूर, 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 ज़रूर। ठीक ठीक है, चलिए, चलो, ठीक है। बाय। अंकिता जी थैंक यू वेरी मच जुड़ने के चलो, लिए। सबको बाय, टेक केयर, नो बाय, बाय, वरी, टेक ओके, बाय। ओके, बाय।